नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के बारामती लोकसभा सीट से हारने के बाद अजीत पवार ने उन्हें राज्यसभा भेजने का फैसला किया है। वहीं अजीत पवार के इस फैसले पर पार्टी नेताओं में काफी नाराजगी होने की बात कही जा रही है। दरअसल छगन भुजबल समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता राज्यसभा की उम्मीदवारी हासिल करने की दौड़ में थे। हालांकि छगन भुजबल ने सुनेत्रा पवार की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि छगन भुजबल सुनेत्रा पवार को राज्यसभा भेजने के फैसले को लेकर खिन्न हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पार्टी का फैसला है और सर्वसम्मति से लिया गया है। छगन भुजबल ने कहा कि मैं, बाबा सिद्दीकी और अनंत परांजपे तीनों राज्यसभा की सदस्यता चाहते थे, लेकिन पार्टी के फैसले का तो सम्मान करना ही है। मैं कोई निर्दलीय तो हूँ नहीं कि जो चाहे फैसला करूँ। बीजेपी बीते कुछ दिनों से लगातार अपने सहयोगी यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निशाने पर है। जहां पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने परोक्ष रूप से बीजेपी पर कई तीखी टिप्पणियां की, तो वहीं अब संघ के सदस्य इंद्रेश कुमार ने बीजेपी में अहंकार होने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि आरएसएस के इन बयानों और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, जबकि बीजेपी राजनीतिक दल है। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, पहले से अधिक सक्षम हो चुके हैं। ऐसे में अब आरएसएस की जरूरत उतनी नहीं है। अब आरएसएस और बीजेपी के बीच बन रही इस दूरी पर विपक्ष की भी प्रतिक्रियाएं आनी जारी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता उदित राज ने भी दावा करते हुए कहा कि आरएसएस और बीजेपी के बीच अब पहले वाली बात नहीं रही है, दोनों के रिश्ते बिगड़ गए हैं। उन्होंने आज शुक्रवार को कहा कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते खराब हो गए हैं। बीजेपी ने आरएसएस को किनारे कर दिया है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। वहीं मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि येदियुरप्पा के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। पुलिस उन्हें अपने साथ लाएगी और मामले से जुड़ी सारी जानकारी जुटाएगी, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी जानकारी है कि वह दिल्ली में है और वह सोमवार 16 जून को आएंगे। इसके साथ ही भाजपा के आरोप कि राज्य की कांग्रेस सरकार बदले की राजनीति कर रही है, इस पर गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि भाजपा ऐसा कहती है। उन्होंने वीडियो फॉरेंसिक लैब को भेजा था, रिपोर्ट आनी चाहिए, है ना? सभी जांच प्रक्रिया के अनुसार होनी चाहिए। येदियुरप्पा वरिष्ठ व्यक्ति हैं और वीआईपी में से एक हैं, इसलिए सभी चीज़ों की जांच होनी चाहिए। येदियुरप्पा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट है, अगर वह जल्दी आए तो अच्छा होगा। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं है, भाजपा सिर्फ कहानी बना रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। वाराणसी से तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को काशी दौरे पर रहेंगे। ऐसे में उनके इस दौरे को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने निशाना साधा है। अजय राय ने कहा कि वाराणसी में कारखानों की बहुत ज़रूरत है और उन्हें इस बारे में कुछ घोषणा करनी चाहिए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। कांग्रेस नेता ने कहा कि सब कुछ गुजरात के लोगों को दिया गया है। उन्होंने आगे पीएम मोदी की जीत पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पीएम मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीते हैं और यह पीएम मोदी की नैतिक हार है। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए टीएमसी ने भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए टीएमसी ने आज शुक्रवार को लिस्ट जारी की। लिस्ट के मुताबिक पार्टी ने रायगंज से कृष्णा कल्याणी, रानाघाट दक्षिण से मुकुटमणि अधिकारी, मानिकतला से सुप्ती पांडे और बागदा सीट से मधुपर्णा ठाकुर को टिकट दिया है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून को बुलाया गया है। इस पर बात करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि 18वीं लोकसभा का यह पहला सत्र है। मैं चाहता हूं कि हम यानी पक्ष विपक्ष मिलकर संसद को अच्छे से चलाएं
जनादेश जैसा भी हो हमें स्वीकार करना चाहिए। संसद सबका है, इसमें पक्ष विपक्ष नहीं है। चुनाव से पहले हमारी पार्टी ने एनडीए दल के साथ तालमेल करते हुए 400 पार का नारा जरूर दिया था। 400 पार तो नहीं हुआ, लेकिन एनडीए को पूरा बहुमत मिला है। अब चुनाव हो चुके हैं, संसद को चलाना पक्ष और विपक्ष के कंधों पर है। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में जितनी अधिक चर्चा होगी, बिल की गुणवत्ता उतनी ही बढ़ेगी। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता ही भगवान है। महाराष्ट्र में लगभग 30 से अधिक सीटें ऐसी हैं जहां पर भाजपा हार चुकी है, लेकिन वहां पर डरा धमकाकर बहुमत लिया गया। संजय राउत ने कहा कि भाजपा पूरी तरह से हार चुकी है, भगवान सब देख रहे हैं। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास था, वहां भी भाजपा हार गई। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद चंद्रबाबू नायडू एक्शन मोड में आ गए हैं। नायडू सरकार ने कल गुरुवार को राज्य में 16,000 से अधिक शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू की। राज्य सरकार ने एक जनरल ऑर्डर के जरिए 16,347 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है और यह प्रक्रिया 2024 के आखिर तक पूरी हो जाएगी। टीडीपी ने कहा कि ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा टीडीपी ने अमरावती को राजधानी के तौर पर विकसित करने के लिए काम को आगे बढ़ाने, पेंशन में इजाफा करने और स्किल सेंसेस की दिशा में काम करना भी शुरू कर दिया है। नीट परीक्षा 2024 के रिजल्ट में सामने आई गड़बड़ी के बाद अब फैसला किया गया है कि 1563 बच्चों की दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। दरअसल परीक्षा के लिए कम वक्त मिलने के कारण 1500 से अधिक बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से परीक्षा रद्द करने की मांग की। याचिकाओं में कहा गया कि समय कम मिलने की एवज में 1563 स्टूडेंट्स को मनमाने ढंग से ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। वहीं इस बीच ऐसी भी जानकारी सामने आई कि ग्रेस मार्क्स देने के चलते एक साथ कई छात्रों ने टॉप किया और वो भी एक ही सेंटर के। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपों में कहा गया कि एक ही सेंटर के 6 छात्रों ने एक साथ टॉप किया है। अब इसके बाद मामले की समीक्षा के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई। समिति ने अपने सुझाव एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिए, जिसके बाद अब इन पर अमल करते हुए इन 1563 बच्चों के लिए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला लिया गया। बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एजेंसी ने एक्स पर 2 पन्नों का एक नोटिफिकेशन पोस्ट कर लिखा कि इन 1563 छात्रों के लिए परीक्षा 23 जून 2024 को होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि परीक्षा का वक्त दोपहर के 2 बजे से शाम 5:20 तक होगा और परीक्षा के नतीजे 30 जून 2024 तक आ सकते हैं। नोटिफिकेशन में ये भी स्पष्ट किया गया है कि ये परीक्षा केवल उन बच्चों के लिए है जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। इन 1563 छात्रों को 4 जून 2024 को जो स्कोर कार्ड जारी किया गया था उसे खारिज मानकर वापस लिया जाता है। इन सभी बच्चों को ईमेल के जरिए बिना ग्रेस के उनके असली मार्क बताए जाएंगे, जिसके बाद उनकी परीक्षा फिर से कराई जाएगी। जो बच्चे फिर से परीक्षा नहीं देना चाहते उनके नंबर बिना ग्रेस मार्क्स के उन्हें बताए जाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भी अब चुनावी राजनीति में एंट्री हो सकती है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में 2 सीटें केरल की वायनाड और उत्तर प्रदेश की रायबरेली पर जीत हासिल की है। अब ऐसे में उन्हें इन दोनों सीटों में से एक सीट को छोड़ना होगा और इस बात की चर्चा है कि राहुल वायनाड सीट को छोड़ सकते हैं। हालांकि इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली वायनाड सीट पर चुनाव में उतर सकती हैं। बता दें कि राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद वायनाड सीट पर 6 महीने में उपचुनाव होगा। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने परोक्ष रूप से भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा अहंकारी हो गई थी, इसलिए भगवान राम ने उन्हें 241 पर ही रोक दिया। एक दर्शन पूजन समारोह में उन्होंने यह बात कही। इंद्रेश कुमार ने हालांकि किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव के परिणाम उनके रवैये को दर्शाते हैं, उनमें अहंकार आ गया था। इंद्रेश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में राम राज्य का विधान देखिए, इन्होंने राम की भक्ति तो की, लेकिन धीरे धीरे अहंकारी हो गए। सबसे बड़ी पार्टी भी बने, लेकिन जो वोट मिलने चाहिए थे उनको अहंकार के कारण भगवान राम ने रोक दिया।
देश के 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की देहरा पर होशियार सिंह चंबयाल, हमीरपुर से आशीष शर्मा और नालगढ़ से कृष्णलाल ठाकुर के नाम का ऐलान किया है। वहीं मध्य प्रदेश की एक सीट अमरवाड़ा से बीजेपी ने कमलेश शाह को टिकट दिया है। इसके अलावा उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर राजेंद्र सिंह भंडारी और मंगलौर सीट पर करतार सिंह भड़ाना को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 13 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की है। चुनाव आयोग ने कहा कि इन निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव के लिए अधिसूचना 14 जून को जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जून है। 24 जून को मतपत्रों की जांच होगी और नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 26 जून होगी। इसके अलावा सभी निर्वाचन क्षेत्रों में 10 जुलाई को मतदान होगा और वोटों की गिनती 13 जुलाई को होगी। अरुणाचल प्रदेश में तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने वाले पेमा खांडू ने कहा कि आज नई सरकार बनने के बाद हमने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत दिव्यांगजन और वृद्धावस्था पेंशन आदि के लिए 100 करोड़ जारी किया है। आने वाले दिनों में बुनियादी ढांचे का और तेजी से विकास होगा। कनेक्टिविटी हमारी प्राथमिकता थी और अब भी हमारी प्राथमिकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में हमें और कार्य करने की आवश्यकता है। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं कि उनके पिछले कार्यकाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया गया। इसके दृष्टिगत हमने अरुणाचल प्रदेश में महिला कैबिनेट को शामिल किया है। अरुणाचल में जो अगला चुनाव होगा उसमें 20 विधानसभा सीटों पर महिलाएं होंगी, लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि महिलाओं की भागीदारी उससे भी ज़्यादा बढ़े और वे सरकार में मंत्री बने। बाद में हमें वह दिन भी देखना है जब इस प्रदेश को एक महिला मुख्यमंत्री मिले। आपको बता दें कि भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश की 60 विधानसभा सीटों में से 46 पर जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में जमकर सेना के शौर्य का अपमान और राज्य सरकारों का तिरस्कार हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि गौतम अडानी, उनकी पत्नी प्रीति, मुकेश अंबानी, उनके बेटे आनंद, अभिनेता शाहरुख खान और अक्षय कुमार दूसरी लाइन में, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा के मुख्यमंत्री तीसरी लाइन में और सेना अध्यक्ष व सीडीएस 5वीं लाइन में हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से मुख्यमंत्री, सेना अध्यक्ष एवं सीडीएस आगे होने चाहिए थे, लेकिन ये है बीजेपी और मोदी का फर्जी राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के लिए असल असम्मान। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।